Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss the legal current GK of December 2023. So now we come to the important topics, and the first topic is store cannot charge consumers for a carry bag. तो क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टोर पर, तो क्या वो हमसे उस कैरी बैग के लिए पैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। अब ये जो इशू है ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड वर्सेस अशोक कुमार 2020। इस केस में जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है, इसने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के डिसीजन को अपहेल्ड किया। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन वो खरीदने के लिए जाता है सामान किसी स्टोर से, और वो जो जिस सामान को पैकेट में देना चाहिए था उस सामान के लिए प्रॉपर कैरी बैग वहां पर नहीं था। इसलिए स्टोर ने इस तरह की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट की जिससे कि कोई पर्सन उस सामान को खरीदने के लिए, उस सामान को ले जाने के लिए उसके लिए मैंडेटरी हो गया कि वो स्टोर से कैरी बैग को परचेज करे। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ऑनरेबल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम ने ये डिसीजन दिया कि यहाँ पर उसकी ड्यूटी है, किसकी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो सामान बेच रहा है, कि दैट शुड बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 क्लॉज 5 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये जब हम किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो उस कंसर्न स्टोर की ये ड्यूटी है कि वो डिलीवरेबल स्टेट में हो। मतलब तो कैरी बैग प्रोवाइड कराना उनके पार्ट पर ही लीगल ड्यूटी है। नीड टू यूनिफॉर्मिटी इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर 52nd रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री पैनल की, जिसने ये रिकमेंडेशन दी है कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो हमारे डिफरेंट लॉज में डिफरेंट दी गई है, तो उनको हमें एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाने की आवश्यकता है। अब इसका मेन पर्पस जो है, जो हम इसको देख रहे हैं किस पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, तो इसके संबंध में है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। पर्टिकुलरली आर्टिकल 24 जो है वो मना करता है और प्रोहिबिट करता है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज, कोई भी चाइल्ड बिलो द 14 ईयर्स, वो किसी भी ऐसे काम में एंगेज नहीं होगा जो कि अपने आप में हैजार्डियस है। ठीक है, तो उसका पर्पज ये है। अब अगर चाइल्ड की डेफिनेशन या अलग अलग जगह डेफिनेशन अलग अलग होंगी तो उससे लॉ में इनकंसिस्टेंसी पैदा होगी। फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट में देखें तो अलग डेफिनेशन है चाइल्ड की, और यही हम डेफिनेशन किडनैपिंग के रेफरेंस में देखें तो वहां पर लड़की की एज जो है 18 ईयर है और लड़के की एज 16 ईयर है। तो लॉ ने ये रिकमेंडेशन दी है, पार्लियामेंट्री पैनल ने ये रिकमेंडेशन दी है कि यहाँ पर जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी नेक्स्ट न्यूज ये है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ केसेस अगेंस्ट माइनर। तो देखिए पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 ये लीगल ड्यूटी इंपोज करता है किसी भी पर्सन को कि अगर किसी पर्सन को ये इंफॉर्मेशन है कि किसी चाइल्ड के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, देन इट इज द लीगल ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन टू रिपोर्ट दिस टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और पुलिस। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि किसी चाइल्ड के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उस पर्सन के पार्ट पर ये लीगल ड्यूटी है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन या तो पुलिस को दे या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को दे। सेकंड पॉइंट ये है, अगर कोई व्यक्ति इसको रिपोर्ट नहीं करता तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है स्पेसिफाई नहीं की है कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, एग्जेम्पशन, तो सेक्शन 22 जो है इसका वो एग्जेम्पशन की बात करता है। अगर चिल्ड्रन आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब अगर किसी चाइल्ड के साथ कोई गलत सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है और वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर उन चाइल्ड की लायबिलिटी नहीं होगी। रीजन बीइंग दैट
कि देखिए पहले तो किसी चाइल्ड के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ये ड्यूटी उसके पार्ट पर इम्पोज कर दें कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए था और उसने शर्म की वजह से या किसी और डर की वजह से उसको रिपोर्ट नहीं किया और दोबारा से फिर हम उसको पनिशमेंट दें, तो यहाँ पर पहले तो वो विक्टिम था और विक्टिम को ही पनिशमेंट फिर से मिल जाएगा। सो सच कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ लॉ। फॉरम शॉपिंग, फॉरम शॉपिंग क्या होता है? फॉरम शॉपिंग का मतलब ये होता है कि जब हम पर्टिकुलर कोर्ट या पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में किसी सूट को फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो लोग हैं और एक पर्सन दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा पर्सन हरियाणा का रहने वाला है, ठीक है, और तो वैसे तो इनके पास ये राइट है कि ये या तो ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली का चूज कर सकते हैं या हरियाणा का चूज कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है, लीगल राइट है। लेकिन अगर ज्यूरिसडिक्शन चूज करने के पीछे उनका कोई अपना स्पेशल मोटिव है, ठीक है, तो वो फिर गलत माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि इस ज्यूरिसडिक्शन में मुझे इस ज्यूरिसडिक्शन से मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा, फेवर मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट लीगली अलाउड। सेकेंड पॉइंट है बेंच हंटिंग। तो बेंच हंटिंग का मतलब ये है जब हम अपना केस या कोई भी एडवोकेट या पार्टीज अपना केस किसी ऐसे जज के सामने लगवाना चाहते हैं जहां से उसको अपना कोई फेवर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, और ये मैटर चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ठीक है, और अभी यहाँ पर जज सी और डी हैं, ठीक है, और ई, तीन जज हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, इस हाई कोर्ट में 3 जजेस हैं। अब इनका केस आया सी बेंच के पास, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर हम सी बेंच के पास गए तो हमको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो अब ये या तो वेट करते हैं कि ये डी के पास आए, क्योंकि डी से इनको फेवरेबल ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा करना लॉ में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी एंड इट इज अगेंस्ट द वेरी कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। So dear students, that's all for today. I will come again with more such next news. Till then, thank you very much. Goodbye.